Hello students, I Abhay Kumar going to discuss part 9 of the fourth chapter moving charges and magnetism of class 12. In this part, the topic to be discussed is Ampere's circuital law and its application to an infinitely long current carrying a straight वायर और कंडक्टर। इस पार्ट में हम लोग एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर सर्कुटल लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका एक एप्लीकेशन जो कि अनंत लंबाई का धारावाही रेखीय चालक तार है, उसके कारण उसके निकट किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है यूजिंग एम्पियर सर्कुटल लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस एम्पियर सर्कुटल लॉ। सबसे पहले एम्पियर का परिपथीय नियम को, जिसे हिंदी में एम्पियर का परिपथीय नियम कहा जाता है और अंग्रेजी में एम्पियर सर्कुटल लॉ, इसका स्टेटमेंट हम सबसे पहले स्टडी करते हैं। एम्पियर सर्कुटल लॉ का स्टेटमेंट है कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज्ड पाथ और ए क्लोज्ड लूप इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू दैट क्लोज्ड पाथ और क्लोज्ड लूप। दैट मीन्स किसी बंद परिपथ या बंद लूप के एलोंग चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड का रेखीय समाकलन जो होगा, लाइन इंटीग्रल को हिंदी में रेखीय समाकलन कहा जाता है। तो किसी बंद लूप पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद लूप से होकर गुजरने वाली जो विद्युत धारा होगी, इलेक्ट्रिक करंट होगा I, उसका म्यू जीरो टाइम्स होगा, म्यू जीरो गुना होगा। जहाँ म्यू जीरो निर्वात या शून्य की चुंबकनशीलता है, दैट इज इन इंग्लिश परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। म्यू जीरो इज कॉल्ड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, और हिंदी में म्यू जीरो को निर्वात या शून्य की चुंबकनशीलता कहा जाता है, जिसका वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर और टेस्ला मीटर पर एम्पियर, इसका वैल्यू म्यू नॉट का वैल्यू इतना पाया जाता है। 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर और 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो नाउ राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ एम्पियर सर्कुटल लॉ which I have already stated, and I am repeating again. It states that the line integral of the magnetic field along a closed path or closed loop is equal to the product of mu zero times the current. That current, we can suppose that current as capital I or a small I. Here I have taken it capital I. So mu zero times the current I passing through the closed path, and this is the statement of Ampere circuital law. In mathematical form, we can write it as, that is, line integral of magnetic field along a closed loop is integral over closed loop B vector dot dl vector equals to mu naught into I. This is the mathematical form of Ampere circuital law, that is the line integral of magnetic field around the closed loop. So यहाँ इंटीग्रेशन देकर के एक सर्किल दे दिया है. It informs about the integration. It informs the circle informs, the circle stands for the integration of a scalar product of magnetic field and a small element, a small length dl vector, that is a scalar product of magnetic field and a small length dl vector. So vector product of magnetic field and a small element, a small length vector, that is dl vector,
around the closed loop, that is integration, and then a circle, and circle stands for the integration over the closed loop over which line integral of magnetic field is taken. तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे हम थी ओवर द इंटायर लूप के लिए कैसे हम लाइन इंटीग्रल कैसे थी ऑब्टेन होगा, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड और एक स्मॉल एलिमेंट होगा, स्मॉल लेंथ होगा उस लूप का, एक स्मॉल लेंथ dl है, एलिमेंटल लेंथ, और उसका डायरेक्शन दिया हुआ है, उसका अगर डायरेक्शन दिया हुआ रहेगा तो वेक्टर हो जाएगा। तो बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट लेना होगा मैग्नेटिक का, उस स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल लेंथ है या स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एल वेक्टर, स्मॉल एलिमेंट का स्मॉल एलिमेंट वेक्टर हो गया डी एल वेक्टर, तो उसका वेक्टर प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट लेना होगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे पूरे ओवर द इंटायर कर्व या इंटायर क्लोज लूप, then it is the line integral of magnetic field over the entire closed path or closed loop, and it is equal to the mu0 times the current passing through current enclosed inside the closed path or closed loop, current enclosed inside the surface of the closed loop। तो ये आपका एम्पियर सर्कुलर लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। ये लाइन इंटीग्रल है, इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप बी डॉट बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। इट इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ, वेयर वी कैन राइट इट वेयर म्यू नॉट इक्वल्स टू परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस माने का मतलब शून्य, कुछ भी नहीं है, फ्री स्पेस और वैक्यूम है, निर्वात है, फ्री स्पेस और वैक्यूम, और इसका वैल्यू होता है 4 पाई, पाया जाता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर और टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अनदर यूनिट इज टेस्ला मीटर पर एम्पियर एंड वन ऑफ द यूनिट इज हेनरी पर मीटर, एंड आई इज द करंट इनक्लोज्ड या करंट passing through the closed path, current enclosed inside the closed path, inside the surface of the closed path, current enclosed inside the surface of the closed path, so this is Ampere circular law, and Ampere circular law holds for any closed loop of any shape enclosed by surrounding a current carrying conductor। किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग किसी भी साइज का क्लोज लूप हो तो उसके लिए एम्पियर सर्कुलर लॉ होल्ड करता है, लागू किया जा सकता है। So Ampere circular law holds for any closed loop of any shape, of any size or any shape surrounding a current carrying conductor. There are some limitations of Ampere circular law. One of the limitation is Ampere circular law. Ampere circular law is not a universal law. इसको केवल एम्पियर सर्कुलर लॉ को हम केवल क्लोज लूप के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। क्लोज लूप जिससे होकर करंट इनक्लोज्ड है या करंट फ्लो कर रहा है तब हम अप्लाई कर सकते हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो सो इट इज़ नॉट ए यूनिवर्सल लॉ, यह कोई सार्वत्रिक नियम नहीं है, इसे किसी भी सर्किट के लिए, किसी भी पाथ के लिए अप्लाई नहीं किया जा सकता है। इसको केवल क्लोज पाथ के लिए ही या क्लोज लूप के लिए ही अप्लाई, बंद लूप या बंद पथ के लिए ही अप्लाई किया जा सकता है। सो इट इज अप्लाइड फॉर ओनली, एम्पियर सर्कुलर लॉ इज अप्लाइड ओनली फॉर ए क्लोज्ड पाथ और ए क्लोज्ड लूप। सो इट इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ होगा कि जहाँ कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज अप्लाइड फॉर हेवनली बॉडीज एज वेल एज फॉर द टेरेस्ट्रियल बॉडीज। अर्थ के चीज़ों के लिए भी अर्थ के किसी दो अर्थ पर स्थित किसी दो पिंडों या दो कणों के बीच में, 2 पार्टिकल्स या और 2 बॉडीज के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, और सन और अर्थ के बीच में भी काम करेगा।
या सन और मून के बीच बीच काम करेगा, सन और जुपिटर के बीच में भी काम करेगा, सन और मार्स के बीच में भी काम करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वह टेरेस्टेरियल बॉडीज, दैट इज बॉडीज ऑन द अर्थ, एंड फॉर द हेवनली बॉडीज, दैट इज बॉडी इन द स्काई, बॉडीज इन द स्काई, तो किसी के लिए भी लागू हो सकता है, अर्थ की चीज़ों के लिए भी और आकाशीय चीज़ों के लिए भी, हेवनली बॉडीज के लिए भी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देयरफॉर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज ए यूनिवर्सल लॉ, बट ओम्स लॉ as well as Ampere's circuital law is not a universal law. It is applied only for a closed loop or closed path. And its second limitation is, second failure of Ampere's circuital law, limitation means failure, and the second failure or limitation of Ampere's circuital law is it is applied for DC current only. ये DC current के लिए अप्लाई होता है, AC current के लिए अप्लाई नहीं होता है. It is the second application of one of the failure or limitation of the Ampere's circuital law. तो एम्पियर सर्कुटल लॉ के बारे में हमने देखा, स्टेटमेंट देखा, मैथमेटिकल फॉर्म देखा। अब एम्पियर सर्कुटल लॉ जो है, करंट अगर एक से ज़्यादा है इन सर्किट में, ऐसी क्लोज लूप से होकर एक से ज़्यादा करंट अगर उसमें इंक्लोज्ड है, जैसे मान लिया करंट I1 है और सेकेंड और भी एक करंट है I2 है, ये I1 करंट हो गया इसके अंदर, इससे होकर के पास फ्लो कर रहा है, और फिर जो है ये I1 करंट फ्लो कर रहा है, फिर जो है I2 करंट भी एक और करंट है सेम डायरेक्शन में। अब तब एम्पियर सर्कुटल लॉ को कैसे हम अप्लाई करेंगे? तब यहाँ पर अगर करंट सेम डायरेक्शन में है, करंट सेम डायरेक्शन में है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? एम्पियर सर्कुटल लॉ को अप्लाई करेंगे इसमें कैसे कि इंटीग्रल ओवर B डॉट DL वेक्टर इक्वल्स टू, सेम डायरेक्शन में है तो दोनों करंट का सम हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स म्यू नॉट इंटू I1 प्लस I2, mu1 into Ampere circuital law in the case when there are two currents enclosed inside the closed loop, then we can apply Ampere circuital law in this case as integral over line integral of the magnetic field around the closed loop is integral over B dot dl। यहाँ पर B का जो डायरेक्शन है कहीं भी यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ अगर मान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ देखिए यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर हम इस ढंग से शो करते हैं, B किसी पॉइंट पर B है तो DL वेक्टर भी लेना होगा, यहीं पर छोटा सा एलिमेंट लेंथ लेंगे तो DL वेक्टर का भी यही इसका डायरेक्शन है, अपवर्ड अगर है तो ये DL वेक्टर हो गया। तो यहाँ पर B वेक्टर और DL वेक्टर का सेम डायरेक्शन है, दोनों के बीच में एंगल 0 हो जाएगा, तो ये स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ पर B इस पॉइंट, मान लिया कि कोई पॉइंट है क्लोज पाथ पर P, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है डायरेक्टेड है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पर B इंटीग्रल ओवर B डॉट DL वेक्टर लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द क्लोज लूप हो जाएगा, और वह इक्वल होगा μ0 टाइम द करंट इनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस, करंट इनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस ऑफ द करंट इनक्लोज्ड बाय द क्लोज लूप, करंट इनक्लोज्ड बाय द सरफेस इनसाइड द क्लोज लूप। तो इनसाइड द क्लोज लूप दो करंट इसमें है I1 और I2 सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पर μ0 इंटू I1 प्लस I2 इंटीग्रल ओवर B डॉट DL इक्वल टू μ0 I1 प्लस I2। और यही दोनों करंट अगर रिवर्स डायरेक्शन में होगा तो एम्पियर सर्कुइटल लॉ को हम अप्लाई कर सकते हैं इसमें। मैं समझता हूं कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, अब इसको मिटाता हूं। अब करंट अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, फ्लो कर रहा है और इंक्लोज्ड है उस सरफेस के अंदर, उस सरफेस में जो कि इंक्लोज्ड है किसके द्वारा? क्लोज लूप के अंदर है, जो सरफेस इंक्लोज्ड है क्लोज लूप के अंदर, उससे होकर अगर दो करंट, अगर if two currents are enclosed या two currents are passing through a closed loop I1 and second current is I2, I1 and I2, then Ampere circuital law for this case can be applied as integral over B dot DL vector equals to μ0 I1 minus I2। μ0 I1 माइनस I2। अगर क्लोज लूप से होकर करंट कोई फ्लो कर रहा है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमाइन करने के लिए राइट हैंड रूल का यूज किया जा सकता है। पहले भी मैंने बतलाया था बायट-सावर्ट नियम के, बायट-सावर्ट लॉ का जो रूल है, बायट-सावर्ट नियम, उसमें भी अप्लाई किया था कि किसी सर्कुलर कॉइल से करंट अगर फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस होगा सेंटर पर, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो उसके एक्सिस के किसी पॉइंट पर जो
या सेंटर पर भी अगर देखें तो एंटी क्लॉकवाइज में करंट है तो राइट हैंड थंब रूल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तब तो इनवर्ड नॉर्मल होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो जो फिंगर्स है चार ऑल 4 फिंगर्स को कर्ल करेंगे करंट के डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक है तो थंब जो होगा वह रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का, तब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल टू और अपवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस हो जाएगा। तो हम बता चुके हैं। तो अगर सर्कुलर लूप से होकर करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा उसके अंदर सेंटर पर वह क्या होगा, इनवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस या डाउनवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस। और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो फिंगर्स को कर्ल करेंगे करंट के अलोंग, अगर एंटी क्लॉकवाइज में है तो फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में ये अंदर की ओर इसको बेंड करेंगे तो थंब जो होगा वह डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करेगा जो कि ऊपर की ओर है तो आउटवर्ड नॉर्मल। आज जब करंट जो है क्लॉकवाइज है तो करंट को जो है चारों फिंगर्स को सर्कुलर लूप से जो करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में बेंड करेंगे तो थंब जो होगा नीचे की ओर रिप्रेजेंट हो रहा है। क्लॉकवाइज में सर्कुलर रूप से करंट क्लॉकवाइज है तो थंब नीचे की ओर जा रहा है और कर्ल जो फिंगर्स है वह करंट के डायरेक्शन को बतलाएगा तो थंब नीचे की ओर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा सेंटर पर उस सिचुएशन में सर्कुलर लूप का वह डाउनवर्ड नॉर्मल होगा या इनवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर होगा, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो थंब ऊपर की ओर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलोंग द थंब होगा, दैट इज अपवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो कि पहले भी हम बता चुके हैं बायोट-सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन में भी, लेकिन यहाँ पर उसको रिमाइंड कराते हुए कि अगर किसी क्लोज लूप के अंदर करंट जो है एक करंट अपवर्ड है दूसरा डाउनवर्ड है, अपोजिट एक दूसरे के अपोजिट, तो अपवर्ड करंट को पॉजिटिव और डाउनवर्ड करंट को नेगेटिव, तो यहाँ पर एम्पियर सर्कुलर लॉ हो जाएगा इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I1 इंटू I2। नाउ इट इज ऑल अबाउट एम्पियर सर्कुलर लॉ, and where in which case ampere circular law is applied and limitations of ampere circular law which I have already mentioned. Now its application, there are 3 important applications of ampere circular law, but one application I am going to do in this part 9, and other 2 applications I will do in only one part, that is part 10। और जो 2 एप्लीकेशन है सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड एंड टोरॉइड, दोनों को एक ही साथ पार्ट 10 में मैं करूँगा, लेकिन इस पार्ट में एक एप्लीकेशन इसका टेकअप कर रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए इन्फाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, एंड 2 केसेस टू बी कंसिडर्ड इन दिस, इफ द वायर इज थिन एंड इफ द वायर इज थिक, तो दोनों केस को मैं अलग अलग सेपरेटली, और ये इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स में इस एप्लीकेशन को सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन या अदर एग्जामिनेशन में यूजिंग, सीबीएसई एग्जामिनेशन में तो काफ़ी पूछता है, और अदर बोर्ड्स एग्जामिनेशन यूपी बोर्ड वगैरह हुआ ये सब में भी, झारखंड बोर्ड और सब जो उसमें भी, बिहार बोर्ड में भी पूछा जा सकता है। एम्पियर परिपथीय नियम का उपयोग करके किसी अनंत लंबे धारावाही चालक के निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना, जिसको कि हम बायोट-सावर्ट लॉ से भी कर सकते हैं, और उसको मैंने पिछले पार्ट में किया भी है, इसकी एक पार्ट पहले किया भी है पार्ट 7 में, तो बायोट-सावर्ट नियम के हेल्प से, और यहाँ पर एम्पियर सर्कुलर लॉ के हेल्प से करेंगे। लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी ये अक्सर पूछता है, और सम अदर बोर्ड्स में भी इसको तैयार करना जरूरी है। और एम्पियर सर्कुलर लॉ, केवल एम्पियर सर्कुलर लॉ को इसका स्टेटमेंट मैथमेटिकल फॉर्म इतना लिखना होगा 2 मार्क्स में, तो इसको बेहद इंपॉर्टेंट है ये सीबीएसई बोर्ड के लिए भी, और अदर जो देश में कंट्री में जितने भी बोर्ड्स हैं इंक्लूडिंग बिहार बोर्ड, तो उसमें भी, और रिमेनिंग अदर बोर्ड्स में भी, तो बेहद इंपॉर्टेंट है एम्पियर सर्कुलर लॉ, शॉर्ट क्वेश्चन में भी, जिसमें कि उसका स्टेटमेंट और उसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखना काफ़ी होगा, लिमिटेशंस वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर 2 मार्क्स में पूछता है तब। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, आईसीएसई बोर्ड, और रिमेनिंग बिहार बोर्ड एंड अदर स्टेट बोर्ड्स के लिए, शॉर्ट 2 मार्क्स के लिए भी, और इसका एप्लीकेशन तो 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। सोलेनॉइड भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर ये आज जो बता रहे हैं थिन वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड या थिक वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड, वह सीबीएसई एग्जाम में भी कई बार पूछा है। Now one of the application of ampere circular law
and it is to obtain the expression for magnetic field at a point due to an infinitely long current carrying a straight conductor or wire using Ampere's circuital law. This is an important question for different 12 examinations, especially in CBSE. It is often asked, and in some other boards it is also asked in 3 marks, as 3 marks question. There is 2 possibility if the wire or conductor is thin, and other possibility is if the wire or conductor is thick or of cylindrical shape. Let us suppose the first case, if the wire or conductor is thick, then we have to find magnetic field at a point due to the infinitely long thin wire. अगर तार पतला है तो उस अनंत लंबाई के उस पतले धारावाही चालक तार के कारण उसके नज़दीक किसी पॉइंट पर, किसी बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। तो उसके लिए सपोज करते हैं एक वायर है, इन्फिनिटली लॉन्ग है। मान लेते हैं कि वायर का नाम जो है एक्स वाई है, और इससे करंट फ्लो कर रहा है आई करंट अपवर्ड डायरेक्शन में। इस अपवर्ड डायरेक्शन में करंट के कारण जो स्ट्रेट वायर इन्फिनिटली, जो कि अनंत लंबाई का है, इन्फिनिटली लॉन्ग है, थिन है, इससे करंट आई अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ऑर्स्टेड के अनुसार जब किसी कंडक्टर से होकर करंट फ्लो करता है तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है। डेनमार्क के साइंटिस्ट ऑर्स्टेड ने बतलाया था, जिसको ऑर्स्टेड इफेक्ट भी कहा जाता है, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो यहाँ पर भी करंट फ्लो कर रहा है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी प्रोड्यूस होगा। इसके करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, कंडक्टर से करंट और वायर से जो करंट फ्लो करेगा तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा इसके अराउंड, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा उसका सर्किल के रूप में होगा, कंसेंट्रिक सर्किल्स के रूप में होगा, और उनमें से किसी एक सर्किल पर सपोज करते हैं जिस पॉइंट पर हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, वह पॉइंट जो है यहाँ से सपोज करते हैं इस पॉइंट, ये P है, ये डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस जो है इसका डिस्टेंस सपोज करते हैं कैपिटल R, ये कैपिटल R है, स्मॉल इसको D भी मान सकते हैं इस डिस्टेंस को, लेकिन हम इस डिस्टेंस को कैपिटल R मान लेते हैं। अब P पॉइंट से होकर के बहुत सारा इसका मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, कंसेंट्रिक सर्किल्स होगा, तो उनमें से किसी एक सर्किल पर विचार करते हैं R डिस्टेंस पर, और उस सर्किल का नाम एम्पीरियन लूप भी कहा जा सकता है। एम्पीरियन लूप, इस सर्किल को एम्पीरियन लूप कहेंगे। और ये सर्किल हमने इंक्लूज किया, फॉर्म कंस्ट्रक्ट किया P पॉइंट से होकर के ये सर्किल, इस सर्किल को हम एम्पीरियन लूप भी कह सकते हैं, इसको कहा जाता है एम्पीरियन लूप। ये सर्किल है, ये सर्किल हमने कंस्ट्रक्ट किया P पॉइंट से होकर के, जिसका सेंटर जो होगा वह स्ट्रेट वायर के, इस सर्किल का जो सेंटर होगा वो सपोज करते हैं वह स्ट्रेट वायर पर होगा, और यहाँ से R डिस्टेंस पर, कैपिटल R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, यहाँ पर इस पॉइंट P पर हमको मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है। अब ये सर्किल है तो सिमेट्री से क्या होगा, ये सर्किल है तो सिमेट्री से क्या होगा कि इसके प्रत्येक पॉइंट पर, एवरी पॉइंट पर, इसके सेंटर से सर्किल के एवरी पॉइंट का डिस्टेंस सेम होगा, और सेम होने के कारण क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी, मैग्नीट्यूड भी इस सर्किल के ईच पॉइंट पर, एवरी पॉइंट पर सेम होगा। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है इसको हम दिखाते हैं, इसको B से डिनोट करते हैं, B वेक्टर। और यहाँ एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं इसी सर्किल पर P के अराउंड ही स्मॉल एलिमेंट छोटा सा ले लेते हैं, लेंथ dl है, तो डायरेक्शन इसका अपवर्ड है, सो ये वेक्टर की तरह ट्रीट होगा, dl वेक्टर, स्मॉल एलिमेंट वेक्टर, dl वेक्टर। तो B वेक्टर और dl वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए किसी पॉइंट P पर जो सर्किल हम लिए हैं, जो सर्किल हमने ये सर्किल ड्रॉ किया है, जिसको कि एम्पीरियन लूप भी कहा जाता है, और ये सर्किल है P पॉइंट पर जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कैलकुलेट करना है इस इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के कारण। तो यहाँ पर P पॉइंट पर B वेक्टर और dl वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, इसलिए दोनों के बीच का एंगल जो है क्या होगा, 0 होगा। अब हम एम्पियर सर्कुटल लॉ के हेल्प से करना है, बायो-सावर्ट लॉ के हेल्प से भी इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकाला था हमने पिछले पार्ट 8 में, वही एक्सप्रेशन यहाँ भी आएगा, लेकिन यहाँ एम्पियर सर्कुटल लॉ का यूज करना है। यहाँ यूज कर दीजिए एम्पियर सर्कुटल लॉ का। करंट है, कंडक्टर है इन्फिनिटली लॉन्ग एक्स वाई, करंट उससे आई फ्लो कर रहा है। नाउ यूजिंग ड्रॉ एन
suppose a circle of radius capital R. Radius capital R is the distance of point P where magnetic field is to be calculated. The circle of radius R through point P, whose center of the circle lies at the state conductor. और P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमने शो किया है और DL वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, एंगल 0 होगा. तो यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ फॉर द क्लोज लूप, इंटायर क्लोज लूप ऑफ रेडियस R या सर्किल ऑफ रेडियस R, यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ in the circle और सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस R. और ये सर्किल करंट कितना इंक्रोज कर रहा है? I. जो कंडक्टर से करंट I फ्लो कर रहा है उसको इस सर्किल, ये सर्कुलर लूप जो है कंडक्टर के से जो करंट फ्लो कर रहा है उसको इंक्रोज कर रहा है. सर्कुलर इन द सर्कुलर लूप और एम्पेरियन लूप ऑफ रेडियस R, ऑफ रेडियस capital R. I have taken it. We have integral over एम्पियर सर्कुलर लॉ यूज कर दीजिए. B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट इज द परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम. निर्वात या शून्य की चुंबकनशीलता है. म्यू नॉट इंटू करंट कितना आई, करंट इसके अंदर, इस लूप के अंदर करंट कितना, इस लूप के अंदर, सर्कुलर लूप के अंदर जो सरफेस है वो उसे कितना करंट फ्लो कर रहा है? I. उसके अंदर करंट I इंक्लूड है इस लूप के अंदर, तो म्यू नॉट इंटू I. दिस इज एम्पियर सर्कुलर लॉ. नाउ इट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ B वेक्टर एंड DL वेक्टर. सो वी कैन राइट इट एज इंटीग्रल ओवर B DL cos 0 degree इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू I. Because theta is 0, angle between B vector dot DL vector. So from the formula of a scalar product, we can write it as mod of B vector mod of DL vector into cos theta. But here the direction of B vector at point P, but direction of B vector or DL vector is same. P point पर B vector और DL vector जो अल्पांश, जो आपका अल्पांश लंबाई सदिश है, इसका छोटा सा एलिमेंट यहाँ ले लिए हैं DL, तो DL वेक्टर हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन ऊपर की ओर दिया हुआ है. तो B वेक्टर और DL वेक्टर का डायरेक्शन सेम है तो थीटा 0 हो गया, तो cos 0 और cos 0 1 होता है. और B तो कांस्टेंट होगा क्योंकि सर्किल है, तो सर्किल के सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस कहीं भी R होगा. जितना P पॉइंट का डिस्टेंस है तो हर जगह ये डिस्टेंस R ही होगा, रेडियस के इक्वल. ये रेडियस है सर्किल का जो कि P पॉइंट का डिस्टेंस है जहाँ पर कि मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है. तो कहीं भी डिस्टेंस देखेंगे यहाँ पर भी R होगा, यहाँ भी R होगा, यहाँ भी R होगा, कहीं भी. सो B कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट चीज़ होता है उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं. B कांस्टेंट है, इंटीग्रल DL हो गया इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I. और B कांस्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड सर्किल के एवरी पॉइंट पर, इसलिए इसको बाहर, सर्किल के प्रत्येक पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान समान है, इसलिए बाहर कर लिया इंटीग्रेशन के. इंटीग्रल DL ओवर द क्लोज लूप, इंटीग्रल DL ओवर क्लोज लूप है, मतलब पूरे लूप पर सम करना है. एक स्मॉल एलिमेंट DL है, ऐसा एलिमेंट बहुत सारा होगा, सबको सम कर देंगे तो पूरा जो सर्किल है उसका सर्कमफ्रेंस हो जाएगा 2πr. तो इंटीग्रल DL हो गया 2πr. 2πr इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल. जितने भी स्मॉल एलिमेंट है और स्मॉल लेंथ है सबका सम हो गया पूरे सर्किल का, वो 2πr हो गया इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I. अब आपका एक्सप्रेशन आ गया B का एक्सप्रेशन इससे ऑब्टेन हो गया. देयरफॉर B इक्वल टू एम्पियर सर्कुलर लॉ यूज किया हमने. देयरफॉर B इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2πr. This is the required expression, and this equation is similar to that obtained by using Biot-Savart law, that is mu naught I upon 2πd. वो हमने डिस्टेंस d लिया था, d या स्मॉल r लिया था, तो 2π mu naught I upon 2πr. So this is the required expression, means the expression for magnetic field at a point at distance capital R from a current carrying infinitely long straight wire. अनंत लंबाई के किसी धारावाही चालक तार से R दूरी पर, कैपिटल R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का ये सूत्र हो गया, व्यंजक हो गया. तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन जो हमको ऑब्टेन करना था. ये थिन वायर के कारण हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये P पॉइंट पर थिन वायर के कारण हो गया. ये थिन वायर है, ये वायर जो है थिन है, इन्फाइनाइटली लॉन्ग है और थिन भी है.
इन्फानाइटली लॉन्ग थिन वायर है, थिन वायर इन्फानाइटली लॉन्ग। अब हम सेकेंड केस में ऑब्टेन करेंगे इसी एप्लीकेशन को, लेकिन उस केस में क्या होगा, उस केस में जो वायर होगा वो थिक होगा। सपोज करेंगे वो सिलिंड्रिकल शेप का वायर है और मोटा है, उसका भी अपना भी रेडियस होगा। वायर अगर थिन होगा तो उसका अपना रेडियस होगा। उसके रेडियस को भी हम स्मॉल ए मान लेंगे। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फर्स्ट केस के लिए, जब व्हेन द वायर इज इन्फाइनाइटली लॉन्ग एंड थिन। इसका रेडियस नेग्लिजिबल है, ये वायर इतना थिन है कि इसके रेडियस को हम कंसीडर सपोज नहीं किए। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन जो हमको निकालना था हेडिंग में, जो एप्लीकेशन था फर्स्ट रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ये फर्स्ट हो गया आपका केस। अब सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस में भी यही केस है, सेम सिचुएशन, बट ओनली डिफरेंस इज द वायर इज थिक। हेयर द वायर वाज टेकन थिन, एंड सेकेंड केस में वायर इन्फाइनाइटली लॉन्ग है लेकिन ठीक है। Now we have to take second situation, the second situation in which the infinitely long wire is or conductor is thick. अब दूसरा केस है एम्पियर का सर्किटल लॉ का हेल्प से किसी थिक वायर मोटा तार है या बेलनाकार शेप का है, सिलिंड्रिकल शेप का है, तो उसके कारण और अनंत लंबा भी है, इन्फिनिटली लॉन्ग भी है, तो उसके कारण उसके निकट किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना है, व्यंजक निकालना है एम्पियर्स का परिपथीय नियम, एम्पियर सर्किटल लॉ के हेल्प से। तो इसमें भी तीन पॉसिबिलिटी होगी सेकेंड केस में भी। मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग थिक सिलिंड्रिकल कंडक्टर वायर यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए, CBSE समेत अदर स्टेट बोर्ड्स में भी पूछा जा सकता है। CBSE बोर्ड्स में तो कई बार पूछा भी है प्रीवियस ईयर्स में। तो 3 मार्क्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये या सोलेनॉइड दोनों में से या टोरॉइड, इसमें से कोई आ सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग थिक सिलिंड्रिकल कंडक्टर, और वायर कंडक्टर है, थिक है, मोटा है, सिलिंड्रिकल शेप का है, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। और इसमें भी 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये पॉइंट पी लाइज आउटसाइड द थिक वायर, ये थिक वायर है जो कि सिलिंड्रिकल शेप का है, ये थिक वायर है जिसको हमने सिलेंडर के फॉर्म का कंस्ट्रक्ट किया है, थिक वायर है जो कि सिलेंडर के फॉर्म का है। जाहिर है कि इसमें थिकनेस है तो इसका अपना रेडियस होगा, इस रेडियस को हमने स्मॉल आर दे दिया है, सपोज किया है। और चूँकि पॉइंट इस सिलिंड्रिकल वायर से बाहर है तो ये पॉइंट हमने पी ले लिया है या सपोज किया है, जो कि कैपिटल आर डिस्टेंस पर है पॉइंट पी। थिन वायर के केस में भी कैपिटल आर डिस्टेंस पर पॉइंट लिया था, लेकिन ये पॉइंट जो है सिलिंड्रिकल वायर से बाहर है, वहाँ तो उस केस में तो वायर थिन था तो उसका रेडियस सपोज करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये वायर सिलिंड्रिकल शेप का है, मोटा है, थिक है, तो इसका रेडियस हमने सपोज किया है आर, और ये सिलिंड्रिकल थिक वायर है जो कि सिलिंड्रिकल शेप का है, रेडियस स्मॉल आर है, और पॉइंट पी आउटसाइड है, इसके बाहर है आर कैपिटल आर डिस्टेंस पर। और इसी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। अब इसका ये जो थिक वायर है उसके इंटायर सरफेस से होकर उसके इंटायर स्पेस से होकर, माने करंट आई फ्लो कर रहा है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द कंडक्टर पूरे, तो आई करंट जो है फ्लो कर रहा है, इसका डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाया गया है कैपिटल आई। अब यहाँ पर भी पी पॉइंट से होकर के हम मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर कैलकुलेट करना है। अब पॉइंट पी जो है इस थिक वायर से, मोटे तार से, मोटे बेलनाकार जो चालक तार है उससे बाहर है पॉइंट पी। तो पी पॉइंट से होकर के एक यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ पर भी थिक वायर से जब करंट फ्लो करेगा तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा, और मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होगा वो भी कंसेंट्रिक सर्किल्स होगा। उसमें से एक सर्किल जहाँ पर जिस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उस पॉइंट से होकर के एक एम्पीरियन लूप या सर्कुलर लूप इज ऑल्सो कॉल्ड एम्पीरियन लूप, तो ये सपोज करते हैं। और इसके प्रत्येक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा, चूँकि कहीं भी और इस सर्किल का जो सेंटर होगा वह इस सिलिंड्रिकल जो वायर है, जो आपका सिलिंड्रिकल थिक वायर है, बेलनाकार मोटा चालक तार, उसके एक्सिस पर होगा। बीच में ये एक्सिस है सिलेंडर का, ये तार वायर का एक्सिस है जो कि सिलिंड्रिकल फॉर्म में है, बेलनाकार रूप में है, तो बेलन का सिलेंडर का एक्सिस हो गया, ये वायर का एक्सिस हो गया। तो वायर के एक्सिस पर जो है पॉइंट सेंटर होगा इस सर्किल का।
अब इस सर्किल के प्रत्येक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा, इसलिए कि ये सिलिंड्रिकल वायर के एक्सिस से जो बेलनाकार मोटा चालक तार है अनंत लंबाई का, ये अनंत लंबाई का ही है ये भी। तो इसके सेंटर से, इसके एक्सिस के सेंटर से, एक्सिस से पी पॉइंट का डिस्टेंस जो होगा वह हर जगह डिस्टेंस सेम होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड हर जगह समान होगा। और एक स्मॉल एलिमेंट इसका लेंथ ले लिए हैं इस एम्पीरियन लूप का या सर्कुलर लूप का, डीएल लेंथ का, और इसका डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है तो डीएल वेक्टर हो जाएगा। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ हम यूज करते हैं इसमें ये इस सर्किल में। नाउ यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ वी हैव यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ इन द सर्किल ऑफ रेडियस कैपिटल आर। कैपिटल आर इसका रेडियस हो जाएगा इस सर्किल का, और रेडियस आर जो है वह डिस्टेंस भी है जो कि सिलिंड्रिकल वायर के बाहर है, आउटसाइड पॉइंट पी है। तो पॉइंट पी है आपका, आउटसाइड है। पॉइंट पी जो होगा का डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी इज आर, कैपिटल आर, एंड हेयर आर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द वायर स्मॉल आर इस केस में। तो यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ इन द यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया हमने एक सपोज ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर थ्रू पॉइंट पी पॉइंट से होकर आर रेडियस का एक सर्कुलर लूप, वृत्तीय लूप की कल्पना करते हैं, विचार करते हैं। तो यूजिंग एम्पियर लॉ लूप एम्पियर सर्कुलर लॉ इन द लूप ऑफ रेडियस आर, तो यूजिंग एम्पियर्स सर्कुलर लॉ इन द एम्पीरियन लूप या सर्कुलर लूप को एम्पीरियन लूप भी कहा जाता है, एम्पीरियन लूप या वृत्तीय लूप ऑफ रेडियस कैपिटल आर, वी हैव इंटीग्रल ओवर इंटायर क्लोज लूप बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, दैट इज बी डी एल कॉस जीरो कर देते हैं सीधे, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। लेकिन बी वेक्टर पी पॉइंट पर, बी वेक्टर सर्किल के पी पॉइंट पर बी वेक्टर और डी एल वेक्टर का डायरेक्शन सेम है। कॉस जीरो इजकल टू म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज थ्रू द एम्पीरियन लूप इज सर्कुलर लूप इज आई, तो म्यू नॉट इंटू आई। और चूँकि बी कांस्टेंट है, यहाँ थीटा इजकल टू जीरो, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड डी एल वेक्टर थीटा है विच इज जीरो। यहाँ थीटा जीरो है, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड थीटा जो है, एंगल बिटवीन थीटा इजकल टू 0 डिग्री है, एंगल बिटवीन बी वेक्टर और डी एल वेक्टर के बीच का एंगल है, क्योंकि थीटा इजकल टू 0 सिंस थीटा इजकल टू 0। और बी कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे, इंटीग्रल ओवर डी एल म्यू नॉट इंटू आई, और बी इंटीग्रल ओवर डी एल हो जाएगा। एक स्मॉल एलिमेंट है डी एल इस पूरे सर्कुलर एम्पीरियन लूप का या सर्कुलर लूप का, ऐसा एलिमेंट बहुत सारा होगा इस सर्कुलर लूप में। तो सब एलिमेंट का, जितने भी इंटायर एलिमेंट्स हैं, स्मॉल एलिमेंट्स हैं, सबका जो सम होगा वह पूरे सर्किल का सरकमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई आर। तो इंटीग्रल ओवर डी एल ओवर द क्लोज लूप, सर्किल दिया है, इसका मतलब पूरे सर्किल पर समाकलन है। समाकलन इंटीग्रेशन का मतलब हिंदी में समाकलन कहते हैं, और इसका मतलब होता है समेसन। इंटीग्रेशन मीन्स समेसन, समाकलन हिंदी है लेकिन समाकलन का अर्थ हुआ योग। तो पूरे जितना भी स्मॉल एलिमेंट है सर्किल का, सबका सम हो जाएगा, सबका योग हो गया, सम हो गया, तो वह पूरे सर्किल का सरकमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई आर। आर रेडियस है सर्किल का, तो पूरा सर्किल का ऐसा एलिमेंट सभी को सम कर दीजिएगा, तो पूरे सभी स्मॉल एलिमेंट जितने होंगे इस लूप का, तो सबका सम हो जाएगा 2 पाई आर रेडियस सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इजकल टू म्यू नॉट इंटू आई। और फिर बी का एक्सप्रेशन उतना ही आया जितना कि थिन वायर के केस में आया था, मतलब ये रेडियस पर डिपेंड नहीं करेगा। इससे क्लियर है कि ये जो रेडियस ठीक है, ये रेडियस सर्किल का रेडियस है, लेकिन ये वास्तव में जो है पॉइंट पी आउटसाइड पॉइंट पी है। तो आउटसाइड जो पी पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा ये सिलिंड्रिकल वायर के बाहर, थिक वायर के बाहर, उस डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, इस वायर के रेडियस पर डिपेंड नहीं करेगा, ये कहने का सेंस है। तो नाउ वी हैव, अब यहाँ से बी आपको ऑब्टेन हो गया, इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप डीएल, जितने भी स्मॉल एलिमेंट है सब पर सम कर दिए पूरे सर्किल पर, इसलिए इंटीग्रेशन देकर के सर्किल दे दिया गया है, माने पूरे वृत्त पर, पूरे सर्किल पर इंटीग्रेशन है। और एक एलिमेंट डीएल है, ऐसा डीएल ऐसा सब पर इतना इंटीग्रेशन दे दिए, तो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप दे दिए, तो पूरा जितना भी सर्किल है उसके अंदर जितना भी एलिमेंट होगा स्मॉल एलिमेंट आइडेंटिकल इसी शेप का, इसी लेंथ का, सबका सम हो जाएगा पूरे सर्किल का सरकमफ्रेंस। और वी हैव देयरफॉर बी इक्वल टू कैपिटल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी बिंदु पर जो है चुंबकीय क्षेत्र है, कैपिटल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। यहाँ पर हमने ये
दिस इज इक्वेशन 1 दे देते हैं फर्स्ट केस में इसका, जब पॉइंट पी बाहर है उस सिचुएशन में इक्वेशन 1 आ गया, ये हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी विच इज आउटसाइड द थिक वायर, थिक करंट कैरिंग इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ये मोटा चालक तार है, अनंत लंबाई का है, इन्फिनाइटली लॉन्ग है, और उससे बाहर स्थित बिंदु, उस वायर से, थिक वायर से बाहर स्थित बिंदु पी है, वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का एक्सप्रेशन हो गया, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ऊपर तो हेडिंग में दिया है, क्या हमको कैलकुलेट करना है तो केवल हम लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। लास्ट में पूरा टॉपिक लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर में लिखा हुआ है हेडिंग, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। अब सेकेंड केस में हम सपोज करते हैं इफ पॉइंट पी लाइज इनसाइड, इफ पॉइंट पी लाइज इनसाइड द वायर, थिक वायर। सेकेंड केस हो गया इसका केस 2, इसी पॉसिबिलिटी का, इसी संभावना का, इसी केस का, जिसमें कि अनंत लंबाई का मोटा चालक तार है, धारावाही चालक है जिससे धारा करंट आई फ्लो कर रहा है। तो अभी तक हमने पहले केस में व्यंजक निकाला, एक्सप्रेशन निकाला, किस पर, पॉइंट पी पर निकाला, जो कि वायर के एक्सिस से आर डिस्टेंस पर है, कैपिटल आर डिस्टेंस पर है। क्योंकि मोटा तार है, चालक तार है, इसलिए इसका डिस्टेंस हम किसी एक साइड से न लेकर के इसके बीच जो एक्सिस है सिलिंड्रिकल वायर का, जो बेलनाकार चालक तार है मोटा, उसके अक्ष से हम डिस्टेंस लेंगे। अगर पतला तार रहता तो उससे डायरेक्ट हम डिस्टेंस लेते थे, सपोज कर सकते थे, जैसा कि फर्स्ट पॉइंट में हमने किया था व्हेन द वायर वाज थिन। सेकेंड केस होगा इफ पॉइंट पी, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट पी लाइज ऑन, इफ इट लाइज ऑन द surface of the cylindrical wire. If point P lies on the surface of the thick wire, माने करंट कैरिंग थिक वायर, मोटे बेलनाकार चालक के सतह पर जब बिंदु P होगा, और यहाँ तो आउटसाइड था, अब सरफेस पर आ गया, तब वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इस केस में स्मॉल आर जो होगा, ये जो कैपिटल आर होगा, ये कैपिटल आर है, वो इक्वल हो जाएगा स्मॉल आर के, रेडियस ऑफ द वायर के। तो इन दिस केस सीधे हम कर देंगे पुट, उसी इक्वेशन में स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो इन दिस केस पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है, इन दिस केस जो डिस्टेंस होगा पॉइंट पी का, कैपिटल आर, अब ये पॉइंट जो है यहाँ पर आ गया, सरफेस पर आ गया इसके, तो कैपिटल आर जो है इसके जो वायर का रेडियस है थिक वायर का, उसके इक्वल हो जाएगा। तो आर कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर। अब यहाँ पर आर को के जगह पर रिप्लेस कर देंगे, आर के बदले में हम स्मॉल आर यहाँ पुट कर देंगे। तो पुटिंग आर कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर इन इक्वेशन 1, जो कि आउटसाइड पॉइंट पर, जो मोटे चालक के बाहर, जो थिक वायर के बाहर स्थित, इन्फिनाइटली लॉन्ग थिक वायर के बाहर जो पॉइंट पी था सिचुएटेड, वहाँ पर जो एक्सप्रेशन आया है, तो उसमें अब चूंकि पॉइंट पी सरफेस पर आ गया, तो उसके लिए ये पॉइंट पी अब यहाँ आ गया, सरफेस पर आ गया। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जब सरफेस पर आ गया तब यहाँ पर पॉइंट जो है, ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, अब सरफेस पर आ गया ये पॉइंट। तो उस सिचुएशन में अब बाहर न रह करके सरफेस पर आ गया, तो पॉइंट पी अब यहाँ आ गया, और रेडियस भी वही है, उतना ही है जितना कि पी पॉइंट का डिस्टेंस है एक्सिस से। इस बेलनाकार मोटे चालक तार के अक्ष से पी पॉइंट का, एक्सिस से जितना पी पॉइंट का डिस्टेंस है उतना ही उसका, उस वायर थिक वायर का रेडियस भी है, तो आर इक्वल टू आर हो जाएगा इस सिचुएशन में। अब पी से जो होकर के इससे जो एम्पीरियन लूप करेंगे इसके अंदर ही होगा, यहाँ पर जो एम्पीरियन लूप होगा अब जो है इसके अंदर ही होगा, सर्किल के अंदर ही, सर्किल के इस सरफेस को भी टच करेगा, दूसरे सरफेस को भी टच करेगा, अब अंदर ही, अब जो सर्किल हो गया आपका अंदर ही हो गया। अब ये जो सर्किल हो गया, पी से जो एम्पीरियन लूप खींचेंगे, सर्कुलर लूप, वह सर्किल माने वह जो है जो थिक वायर है, थिक जो मोटा जो बेलनाकार तार है या चालक है, उसके अंदर ही उसके दोनों सरफेस को टच करते हुए सर्किल हो जाएगा, एम्पीरियन लूप। इफ़ वी ड्रॉ एन एम्पीरियन लूप, इट इज टोटली इनसाइड द थिक सिलिंड्रिकल वायर टचिंग इट्स टू सरफेसेस, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो सरफेस उसको टच करके, यही एम्पीरियन लूप है। ये रेडियस है, तो इसमें ये रेडियस है वायर का। तो अब पी पॉइंट इसके सिलिंड्रिकल वायर के सरफेस पर जब आ गया, तब ये इसके एक्सिस से जो सिलिंड्रिकल वायर है, जो बेलनाकार मोटा चालक तार है, उसके अक्ष से, एक्सिस से पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है, उसके सरफेस तक का जो डिस्टेंस है,
जो मोटा चालक तार है उसके सरफेस का जो डिस्टेंस है कैपिटल आर, वह हो जाएगा इस मोटा ये जो थिक वायर है, ठीक जो मोटा बेलनाकार चालक तार है उसके रेडियस के इक्वल हो जाएगा। रेडियस हमने स्मॉल आर सपोज किया है। तो इसमें आर इक्वल टू, इस केस में कैपिटल आर जो डिस्टेंस होगा पॉइंट पी का, जो थिक सिलिंड्रिकल जो वायर है उसके एक्सिस से पी पॉइंट का डिस्टेंस, पी पॉइंट इससे सरफेस पर है सिलिंड्रिकल वायर के, तो ये डिस्टेंस कैपिटल आर हो जाएगा किसके इक्वल, रेडियस ऑफ द थिक वायर। क्योंकि मोटा चालक तार है तो उसका ये जो सिलिंड्रिकल वायर है वो थिक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग भी है, इसलिए उसका अपना भी रेडियस होगा, तो स्मॉल आर उसका रेडियस हो गया। तो इस इक्वेशन में जो फर्स्ट केस के लिए आया था आउटसाइड पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड, तो कैपिटल आर की जगह आर स्मॉल आर हम पुट कर दे रहे हैं। तो बी इक्वल टू हो गया, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर कैपिटल आर। ये जो है सेकेंड केस में जब वायर ये जब पॉइंट पी सरफेस पर आ जाएगा सिलिंड्रिकल वायर के, जो मोटा थिक वायर है, जो थिक सिलिंड्रिकल वायर है उसके सरफेस पर आ जाएगा, तब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके रेडियस पर डिपेंड करेगा। और जब पॉइंट पी बाहर है तब पी पॉइंट पर जो बाहर होगा पी, तो उसका डिस्टेंस कैपिटल आर ही है। जब बाहर होगा तो उस सिचुएशन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पी पॉइंट पर, बाहर स्थित बिंदु पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा, वह जो है उस पॉइंट पी का जो डिस्टेंस होगा जो थिक वायर है उसके एक्सिस से, उस पर डिपेंड करेगा, कैपिटल आर पर डिपेंड करेगा। वह स्मॉल आर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन जब पॉइंट पी सरफेस पर आ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड तब डिपेंड करेगा किस पर, रेडियस पर डिपेंड करेगा। तब वह कैपिटल आर के पर डिपेंड नहीं करेगा, या केवल रेडियस पर, वायर का जो थिक वायर का रेडियस है उस पर डिपेंड करेगा। हालांकि दोनों का तो वैल्यू सेम ही है, दोनों स्मॉल आर और कैपिटल आर भले ही डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन जो स्मॉल आर का वैल्यू है वही कैपिटल आर का भी वैल्यू है। ये भी देखने योग्य बात है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन for the second case if point P lies on the surface of the cylindrical wire. अब इसमें थर्ड केस और लास्ट केस, इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट केस, एंड देन वेरिएशन ऑफ बी मैग्नेटिक फील्ड विथ डिस्टेंस, उसको भी हम प्लॉट करेंगे तीनों केस का, तीनों पॉसिबिलिटी का। लेकिन अब केस 3 हम इसको डिस्कस करेंगे, इफ पॉइंट P lies inside the surface of the thick wire, and this is the required expression for magnetic field at the surface of a current carrying infinitely long thick wire. यह एक मोटे अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के सतह पर, सरफेस पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक है या सूत्र है। यू कैन राइट डाउन इट। नाउ केस 3 आई एम गोइंग टू डिस्कस इस लास्ट केस। नाउ केस 3 which is the last case of this application, and it is if point P lies inside the infinitely long thick wire. अगर पॉइंट P जहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है इनफाइनाइटली लॉन्ग थिक वायर के कारण, जो कि सिलिंड्रिकल शेप का है, बेलनाकार आकृति का है और अनंत लंबाई का है और मोटा तार है जो कि बेलनाकार शेप का है, तो जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है इस थिक वायर के कारण, इस मोटे तार के कारण, वह पॉइंट P इस मोटे तार के अंदर, अनंत लंबाई के मोटे तार के अंदर आ जाए। मतलब पॉइंट P को अगर अंदर रखा जाए, अंदर सिचुएटेड हो, P पॉइंट है जिसका डिस्टेंस, ये जो आपका बेलनाकार तार है अनंत लंबाई का, इसके एक्सिस से, अक्ष से कैपिटल आर दूरी पर पॉइंट P है, जहाँ पर कि चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण, जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है, करंट I फ्लो कर रहा है इससे होकर, पूरे वायर से होकर के यूनिफॉर्म करंट I है, फ्लो कर रहा है, तो पूरे क्रॉस सेक्शन से होकर के। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड जो सेटअप हुआ, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंसेंट्रिक सर्किल्स होगा, जिसको एम्पीरियन लूप्स कहा जा सकता है। और उसमें से जिस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ पर एक पॉइंट P हमने कैलकुलेट किया, पॉइंट P से होकर के एक सर्किल को, सर्कुलर लूप को ये सपोज किया, जिसका रेडियस कैपिटल R है, जो कि P पॉइंट का जो डिस्टेंस है बेलनाकार जो मोटा चालक तार है उसके एक्सिस से R डिस्टेंस पर पॉइंट P है। तो इसी पॉइंट से होकर के R रेडियस का ही एक सर्किल या एम्पीरियल लूप हम सपोज करते हैं, जिसका सेंटर, इस सर्किल का सेंटर इसके ये जो मोटा चालक तार है, थिक वायर है, उसके एक्सिस पर होगा।
इसके अक्ष पर होगा, इसका सेंटर इस लूप का, इस सर्किल का। अब यहाँ स्पष्ट है कि जो पॉइंट P है वह चूँकि इनसाइड द थिक वायर है, पॉइंट P इस मोटे चालक तार के अंदर है, इसलिए कैपिटल इस R जो डिस्टेंस होगा पॉइंट P का वह छोटा हो जाएगा, जो वायर का रेडियस है, थिक वायर का रेडियस है स्मॉल r, उससे छोटा हो जाएगा इस केस में। देयरफॉर कैपिटल R विच इज़ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलिंड्रिकल वायर, तो ये जो डिस्टेंस R है वह इस जो वायर का रेडियस हम स्मॉल r लिए हैं इससे छोटा हो जाएगा। अब P पॉइंट से होकर के हमने एम्पीरियन लूप लिया, तो P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फिर वही इस ढंग से, और B वेक्टर ये डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड का, और यहाँ एक DL वेक्टर भी ले लेंगे। यहाँ DL वेक्टर सपोज करेंगे, इसको बाहर हम एरो मार करके एरो द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। DL वेक्टर यहाँ इस एम्पीरियन लूप का, इस सर्कुलर लूप का एक छोटा सा लेंथ लिए हैं, स्मॉल लेंथ DL, उसका डायरेक्शन भी है अपवर्ड डायरेक्शन में, सो इट इज ए वेक्टर DL वेक्टर, और B वेक्टर DL वेक्टर का फिर डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पर फिर एम्पियर सर्किट लॉ हम अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए अप्लाई करेंगे, लेकिन अब करंट हमको चाहिए कि इस लूप से होकर कितना करंट फ्लो करेगा। ये करंट I जो है ये पूरे थिक वायर से है, इसको पूरे थिक वायर से सपोज समझना चाहिए, पूरे थिक वायर से करंट I है। लेकिन अब इतना जो आपका रेडियस R रेडियस का जो सर्किल है, इससे करंट कितना फ्लो करेगा, ये करंट इस करंट I से थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। ये करंट I जो है पूरे अथी में, पूरे पोर्शन से होकर के, ये पूरे थिक वायर से होकर के टोटल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट कैपिटल I है, टोटल से है। लेकिन ये जो आपका रेडियस R जो है, R रेडियस का जो सर्किल है, इससे करंट जो होगा इस करंट से थोड़ा डिफरेंट होगा, तो I डैश, तो वो भी I डैश निकल जाएगा। करंट थ्रो दिस लूप इज, उसको हम I डैश मान सकते हैं, I डैश इक्वल टू, अब वो निकलेगा करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया, करंट I है टोटल पूरे एरिया से, और एरिया हो जाएगा कितना वायर का पाई R स्क्वायर। तो करंट पर यूनिट एरिया ऑफ द वायर इज I अपॉन करंट अपॉन एरिया ऑफ द वायर विच इज, इसका क्रॉस सेक्शन जो है सिलिंड्रिकल जो आपका वायर है उसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होगा, इसका जो सेक्शन होगा ट्रांसवर्स सेक्शन वह सर्कुलर होगा, उसका एरिया पाई R स्क्वायर। तो करंट पर यूनिट एरिया I अपॉन पाई R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ दिस लूप, एरिया ऑफ दिस लूप ऑफ रेडियस R इज थ्रो पॉइंट P, जो रेडियस थी जो सर्किल हमने सपोज किया है P पॉइंट से एम्पियर का सर्किट लॉ अप्लाई करने के लिए, क्योंकि पॉइंट P जो है अब इस सिलिंड्रिकल वायर के अंदर आ गया है। तो इस एरिया से, इस सर्किल का एरिया से जो करंट इस, अब हमको देखना है इस एरिया P पॉइंट से होकर के जो सर्किल हमने ड्रॉ किया है उससे कितना करंट इंक्लोज है, उसके अंदर जो सरफेस है ये, उसके अंदर जो एरिया है सरफेस एरिया, उससे कितना करंट इंक्लोज है इस सर्किल के अंदर। तो वह हो जाएगा कैसे, करंट पर यूनिट एरिया ऑफ द थिक वायर दैट इज करंट अपॉन टोटल एरिया ऑफ द वायर, टोटल एरिया ऑफ द थिक वायर दैट इज पाई R स्क्वायर, बिकॉज सेक्शन ऑफ द वायर इज सर्कुलर, सो एरिया इज पाई R स्क्वायर, टोटल एरिया ऑफ द वायर इज करंट बाई एरिया, ये करंट अपॉन एरिया हो गया, करंट पर यूनिट एरिया ऑफ द वायर, और मल्टीप्लाइड बाई इस एरिया से, R रेडियस का जो लूप है इससे करंट हमको कैलकुलेट करना है, तो इस एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज पाई कैपिटल R स्क्वायर। ये करंट हो गया, करंट थ्रू द सर्कुलर लूप, दिस पार्ट ऑफ रेडियस, सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस R, ये हो गया करंट इनक्लोज्ड, है ना, थ्रू द इनक्लोज्ड इनसाइड द सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस R, करंट इनक्लोज्ड या करंट थ्रो इनक्लोज्ड in the circle कहिए चाहे एम्पीरियन लूप ऑफ रेडियस कैपिटल R, जहाँ पर कि P पॉइंट का डिस्टेंस है जो कि थिक वायर के अंदर आ गया है, ये हो गया। अब यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, इस सर्किल के लिए एम्पीरियल सर्किल में, इस एम्पीरियन जो सर्किल है, एम्पीरियन सर्किल, और जो सर्कुलर लूप है या सर्किल है पॉइंट P से होकर, इसमें अप्लाई करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ in the Amperian loop of radius small capital R, Amperian
AMPERIAN एम्पीरियन लूप मीन्स सर्किल, जो हमने सपोज किया है पॉइंट P से होकर, ऑफ रेडियस कैपिटल R. वी हैव इंटीग्रल B डॉट dl, B dl cos 0, यहाँ पर B वेक्टर, P पॉइंट पर B वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड और dl वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो एंगल 0 होगा, तो B वेक्टर डॉट dl वेक्टर होता है, लेकिन B dl cos 0 कर देते हैं सीधे, B dl cos 0 डिग्री. एंगल बिटवीन B वेक्टर एंड dl वेक्टर एट पॉइंट P इज 0 इक्वल्स टू म्यू नॉट, जो करंट इस एम्पीरियल लूप से जो करंट इंक्रोज होगा या उससे जो करंट थी उसके अंदर जो करंट उससे जो फ्लो करेगा उसका म्यू 0 टाइम होता है. तो म्यू 0 और इम्पीरियल लूप से जो करंट, इम्पीरियल लूप के अंदर जो करंट आपका इंक्लोज है वह जो उसके सरफेस में जो सरफेस है इंक्लोज सरफेस, उसमें जो करंट है वह आई डैश है, जो कि हमने यहाँ निकाला भी है. आई डैश करंट पर यूनिट एरिया ऑफ द पूरे इंटायर वायर मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ दिस एम्पीरियल लूप विच इज पाई आर स्क्वायर. और B तो कांस्टेंट होगा, क्योंकि सर्किल से देखिए, सर्किल से किसी भी पॉइंट P पर यहाँ पॉइंट लें, यहाँ लें, यहाँ लें, कहीं भी पॉइंट लेंगे उस सर्किल पर एम्पीरियल लूप पर, तो उसका डिस्टेंस सेंटर से जो है सेम होगा सर्किल के सेंटर से, तो मैग्नेटिक फील्ड भी सेम होगा. तो B कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट चीज़ होता है उसको इंटीग्रेशन से बाहर करते हैं, तो B बाहर हो गया इंटीग्रेशन से. dl cos 0 इजकल टू 1, तो केवल dl पर इंटीग्रेशन होगा इक्वल्स टू म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई आई डैश, एंड आई डैश इज I अपॉन पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई पाई कैपिटल R स्क्वायर. पाई से पाई कैंसिल हो गया, वी हैव लेफ्ट विथ B मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई R इंटीग्रल ओवर dl ओवर द इंटायर क्लोज लूप दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल. जितने भी स्मॉल एलिमेंट है सभी का सम हो जाएगा एम्पीरियन लूप का, तो पूरे सर्किल का सर्कमफ्रेंस हो जाएगा. इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप dl 2 पाई R इक्वल्स टू, अब इधर राइट हैंड साइड में म्यू नॉट I कैपिटल R, पाई से पाई तो कैंसिल ही हो गया, कैपिटल R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये बचा ये टर्म. और तो इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप dl इक्वल टू 2 पाई R सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्किल और एम्पीरियन लूप ऑफ रेडियस कैपिटल R. इसका सर्कमफ्रेंस हो गया, पूरे सर्किल का परिधि हो गया सर्कमफ्रेंस. इंटीग्रल ओवर dl की जगह 2 पाई R लिख दिया, म्यू नॉट, और यहाँ I अपॉन कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, क्योंकि पाई पाई तो कैंसिल ही हो गया. अब जो है B इक्वल टू हो जाएगा, अब यहाँ से B इक्वल्स टू 2 पाई, सॉरी यहाँ पर रेडियस कैपिटल R है जो हमने स्मॉल r लिखा है, तो हम रिप्लेस कर देंगे इसको कैपिटल R से. 2 पाई कैपिटल R हो जाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस कैपिटल R, जो कि P पॉइंट से होकर के हमने सपोज किया था, ड्रॉ किया था. कैपिटल R से ये देखिए, फिर R से इसका इधर R स्क्वायर एक पावर कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा अब B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन म्यू नॉट I कैपिटल R अपॉन 2 पाई R स्क्वायर. तो यहाँ पर B जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, केवल एक पावर यहाँ बचा है, तो B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल R हो जाएगा. we have B equals to mu naught I अपॉन 2 पाई नीचे चला जाएगा, 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर एक R बच रहा है, एक R कैंसिल हुआ है R स्क्वायर का लेफ्ट हैंड साइड के R से, तो डेट इज पाई R अपॉन इन डिनोमिनेटर वी विल लेफ्ट विथ स्मॉल r स्क्वायर, नीचे में स्मॉल r स्क्वायर है, तो ये हो गया म्यू नॉट I अपॉन B इक्वल टू म्यू नॉट I, दैट B इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P व्हेन पॉइंट P लाइज इनसाइड द थिक वायर. जब पॉइंट P थिक वायर मोटे चालक तार के अंदर है तो उस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड जो B है वह हो जाएगा 2 पाई नीचे चला आएगा यहाँ, तो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई कैपिटल R अपॉन R स्क्वायर. ये दैट इज वी कैन राइट इट म्यू नॉट अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई I कैपिटल R अपॉन R स्क्वायर. अब यहाँ म्यू नॉट 2 पाई I करंट और स्मॉल r जो रेडियस है थिक वायर का, ये सारा चीज़ कांस्टेंट है.
ये सभी को हम के मान सकते हैं, कांस्टेंट के। तो देयरफॉर बी प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। यही आपका एक्सप्रेशन है जो कि फाइनल एक्सप्रेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। थर्ड केस का जो फाइनल केस है, ये पॉइंट पी लाइज इनसाइड द थिक वायर, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन का मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन है, इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट कर रहा है। मोटे धारावाही चालक तार के अंदर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का ही एक्सप्रेशन हो गया, B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई कैपिटल R अपॉन R स्क्वायर। यहाँ कैपिटल R डिस्टेंस है, जो सिलिंड्रिकल वायर है बेलनाकार चालक तार, उसके अक्ष से एक्सिस से उसके अंदर स्थित पॉइंट P का, जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना था, उसका एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना था। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। इंटीरियर थिक वायर के इंटीरियर जो कोई पॉइंट होगा P, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन जो कि हमें कैलकुलेट करना था, डिराइव करना था। रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इनसाइड द इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग थिक वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। अब इससे हमको क्या निकला डिसीजन, इससे क्या हमको कंक्लूजन मिला कि बी जो होगा म्यू नॉट 2 पाई कैपिटल I R स्क्वायर सभी कांस्टेंट है, तो बी जो होगा मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पर, वह कैपिटल R के, मतलब जो डिस्टेंस है एक्सिस से पॉइंट P का, सिलिंड्रिकल वायर के, थिक वायर के, जो कि सिलिंड्रिकल शेप का है, बेलनाकार आकृति का है, ये जो थिक वायर है मोटा तार बेलनाकार आकृति का है, तो इसके एक्सिस से पॉइंट P का जो डिस्टेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटिक फील्ड भी। मतलब डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही ज़्यादा होगा। डिस्टेंस कम होगा, R डिस्टेंस कम होगा, मतलब ये पॉइंट अगर आएगा इधर, ये पॉइंट जो है अगर एक्सिस की तरफ आएगा तो R कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी घटेगा। और जैसे जैसे पॉइंट P बाहर की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ का मतलब है कि ये जो सिलिंड्रिकल वायर है उसके सरफेस की तरफ आएगा, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, तो R का वैल्यू, सरफेस की तरफ R का डिस्टेंस अगर बढ़ेगा एक्सिस से तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बढ़ेगा, और सरफेस पर जाकर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा। सरफेस पर जाकर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा। और सरफेस के बाहर हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड जो है डिक्रीज करता है, क्योंकि जो एक्सप्रेशन था हमको B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई कैपिटल R, तो B इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R आउटसाइड पॉइंट P के लिए। मतलब सिलिंड्रिकल थिक वायर से बाहर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, घटेगा, क्योंकि B इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R, इक्वेशन फर्स्ट में जो हमारा इक्वेशन था उससे हमको रिजल्ट मिला। और यहाँ से रिजल्ट मिल रहा है कि अंदर में B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R कैपिटल R, मतलब सिलिंड्रिकल वायर के या थिक वायर के एक्सिस से, अक्ष से जितना डिस्टेंस बढ़ेगा, R बढ़ेगा, मतलब हम जो वायर है उसके सरफेस की तरफ जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड B का वैल्यू बढ़ेगा। और जैसे जैसे एक्सिस की तरफ आएंगे थिक वायर के, वैसे वैसे B का वैल्यू घटेगा। और जब पॉइंट P सरफेस पर चला जाएगा, सरफेस पर आ जाएगा, तो उस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। और फिर सरफेस से बाहर जाएंगे तो वहाँ पर फिर रिलेशन है B इक्वेशन नंबर 1 से, B इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R, तो वहाँ पर फिर जो है सरफेस से बाहर जाने पर, सिलिंड्रिकल वायर या थिक वायर के सरफेस से बाहर की ओर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू डिक्रीज करेगा, क्योंकि वहाँ B जो है कैपिटल B इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R था, इक्वेशन 1 में जो रिजल्ट था हमारा। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। और इससे हमारा रिजल्ट मिला फ्रॉम इक्वेशन 3, इट इज़ क्लियर दैट इज देयरफॉर वी हैव इक्वेशन 3, इट इज़ क्लियर दैट P देयरफॉर B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल R। एक्सिस से पॉइंट P का जो डिस्टेंस होगा उसका वह अगर बढ़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा और सरफेस पर जाकर मैक्सिमम हो जाएगा। और जैसे जैसे हम एक्सिस की तरफ आएंगे, पॉइंट P एक्सिस की तरफ आएगा तो R का वैल्यू घटेगा, डिस्टेंस घटेगा, पॉइंट P का एक्सिस से डिस्टेंस घटेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी घटेगा। तो यही हमको रिजल्ट मिला इस इक्वेशन से, क्योंकि म्यू नॉट 2 पाई I स्मॉल r जो है रेडियस है वो थिक वायर का, ये सारा चीज़ कांस्टेंट है। इस सभी को हम के मान सकते हैं, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R स्क्वायर को, तो K इंटू R, देयरफॉर B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अब हम वेरिएशन देख सकते हैं इसका, वेरिएशन ऑफ B विथ R वी कैन रिप्रेजेंट इन फिगर 4। ये फिगर 3 हो गया, फर्स्ट केस में फिगर 1, दूसरे केस में उसको सरफेस पर पॉइंट आया था तो उसको फिगर 2 मान लेंगे, सपोज कर लेंगे, और ये फिगर 3। और वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद डिस्टेंस को हम देख सकते हैं इस फिगर से, ये फिगर होगा 4 में। तो हम देखते हैं वेरिएशन ऑफ B विथ R, उसको हम प्लॉट कर सकते हैं। वेरिएशन ऑफ B विथ R को हम प्लॉट कर सकते हैं। इधर हम मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, इधर डिस्टेंस x एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस हम
डिस्टेंस कैपिटल आर ले लेंगे, जो कि एक्सिस से पॉइंट जहाँ जहाँ पॉइंट होगा, तो फर्स्ट केस में पॉइंट पी बाहर था आउटसाइड द थिक वायर, सेकेंड केस में सरफेस पर था, थर्ड केस में अंदर आ गया। तो ये वेरिएशन है, आर इधर हो जाएगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये कैपिटल आर है डिस्टेंस, इधर मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो इक्वेशन फर्स्ट में जब पॉइंट बाहर था उस सिचुएशन में, यहाँ कोई पॉइंट ले लीजिए सरफेस का पॉइंट, यहाँ पर आर जो होगा, यहाँ आर इक्वल टू आर है, सरफेस पर जो पॉइंट होगा आर इक्वल टू रेडियस के इक्वल हो जाएगा। यहाँ आर जो है रेडियस ऑफ द सर्किल, सरफेस पर आर इक्वल टू कैपिटल आर हो गया। अब अंदर में जो है डायरेक्टली बी प्रोपोर्शनल टू, इन साइड में बी प्रोपोर्शनल टू आर है, तो जैसे जैसे आर का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे बी का वैल्यू बढ़ेगा। तो ये जो है इस ढंग से, जैसे जैसे आर बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा, तो इस ढंग से आएगा। ये ऐसे आर बढ़ने से बी बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बढ़ेगा, तो ये ऐसे जाएगा और सरफेस पर जाके मैक्सिमम हो गया। यहाँ पर ये सरफेस का पॉइंट हम सपोज करते हैं, सरफेस का पॉइंट है, यहाँ पर जाके मैक्सिमम हो जाएगा। ये देखिए सरफेस का पॉइंट है, यहाँ पर बी मैक्सिमम हो गया, आर इक्वल टू आर स्मॉल आर। जब रेडियस जो होगा ये जब पॉइंट पी सरफेस पर होगा तो उस स्थिति में पी पॉइंट का इस वायर सिलिकल वायर के एक्सिस से डिस्टेंस और रेडियस इसका वायर का थिक वायर का जो रेडियस है दोनों इक्वल हो जाएगा, और दोनों इक्वल हो जाएगा तो उस सिचुएशन में ये आर है स्मॉल आर इक्वल हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में हमने देखा कि जैसे जैसे बी वेरी इन साइड में बी वेरी जा रहा है, तो जैसे जैसे एक्सिस से सरफेस की ओर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा और सरफेस पर मैक्सिमम हो जाएगा। और फिर सरफेस के बाहर हमने देखा था रिलेशन बी इक्वल टू था, सरफेस के बाहर क्या था इक्वेशन 1, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, ये इक्वेशन 1 था हमने जो फर्स्ट केस में ऑब्टेन किया था, दिस वाज इक्वेशन 1। तो इससे रिजल्ट मिला कि बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। मैग्नेटिक फील्ड सिलिकल वायर के मतलब थिक वायर से बाहर जाने पर आर बढ़ने के साथ घटता है, आर बढ़ेगा इफ आर इंक्रीजेज मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेज, आर बढ़ेगा, सरफेस का पॉइंट ये है। तो यहाँ पर तो ठीक है, बी प्रोपोर्शनल टू आर हो गया, ये बी प्रोपोर्शनल टू आर हो गया, यहाँ हो गया बी प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर। जैसे जैसे आर का मान बढ़ेगा इधर एक्स एक्सिस के लॉन्ग वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, बी वेरीज एज आर हो गया। और यहाँ पर आर इक्वल टू आर सरफेस का पॉइंट हो गया, तो यहाँ पर बी मैक्सिमम हो गया। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पर बी मैक्सिमम हो गया, बी जो है वाई एक्सिस के लॉन्ग, मैग्नेटिक फील्ड को वाई एक्सिस के लॉन्ग रिप्रेजेंट किए हैं, और डिस्टेंस को पॉइंट पी का डिस्टेंस थिक वायर के एक्सिस से जो हमने लिया है तो वह कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर को एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये बी मैक्सिमम हो गया, ये बी इज द मैक्सिमम। इधर बी है वाई एक्सिस के लॉन्ग, लेकिन ये बी का मैक्सिमम वैल्यू हो गया, बी मैक्स हम लिख देंगे यहाँ पर। वाई एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ले लिया, तो सरफेस के कॉरस्पॉन्डिंग जब आर इक्वल टू आर है, कैपिटल आर इक्वल टू आर, रेडियस के इक्वल हो जाएगा, पी पॉइंट का डिस्टेंस कैपिटल आर है और रेडियस स्मॉल आर है, तो ये इक्वल होगा, तो सरफेस पर ये सरफेस पर होगा, और सरफेस पर बी का वैल्यू बी मैक्स हो गया। अब इसके बाद सरफेस के बाहर हमारा ये रिलेशन है बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। अब आर बढ़ेगा इसके बाद तो बी का वैल्यू घटेगा, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कर्व से। अब देखिए डिक्रीजिंग कर्व होगा इस ढंग से, ये देखिए ये हो गया बी वेरीज एज 1/r कैपिटल आर। कैपिटल आर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द थिक वायर, जो कि सिलिंड्रिकल शेप का है, बेलनाकार आकृति का है। अब ये कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है कि बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, बी वेरीज एज 1/r, मतलब आर बढ़ेगा सरफेस के बाद, सरफेस पर पॉइंट पी हो जाएगा, इसके आगे जाएंगे तो इक्वेशन 1 हमको ऑब्टेन हुआ था मैग्नेटिक फील्ड का, बाहर जो पॉइंट पी होगा तब, तो उसमें बी इन्वर्स नीचे में है, कैपिटल आर नीचे में है, म्यू नॉट आई 2 पाई कांस्टेंट है, दैट इज बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। मतलब अब डिस्टेंस बढ़ेगा सरफेस से आगे जाने पर तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। यहाँ तो अंदर में बढ़ा था, जैसे जैसे एक्सिस से जैसे जैसे सरफेस की ओर जा रहे हैं वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा और सरफेस पर जाकर मैक्सिमम हो गया। यहाँ पर आर इक्वल टू आर पर बी मैक्स हो गया, यहाँ पर ये पॉइंट बी मैक्स, मैग्नेटिक फील्ड जो है वाई एक्सिस के लॉन्ग लिया है, ये मैक्सिमम हो गया। लेकिन अब सरफेस से आगे जाने पर, आउटसाइड जाने पर आर बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, जिसको कि इस कर्व से हमने रिप्रेजेंट किया है, ये घट रहा है। काफ़ी दूर जाने पर ये नियरली जीरो हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा जब काफ़ी दूर चले जाएंगे। तो ये हो गया फिगर 4 जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है। फिगर 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेरिएशन ऑफ बी विथ आर, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी विथ डिस्टेंस आर। माने जो मोटा चालक तार है उसके एक्सिस अक्ष से दूरी के साथ जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका परिवर्तन, तो वेरिएशन ऑफ बी विथ
आर, कैपिटल आर, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये फिगर प्लॉट, जिसमें कि तीनों पॉसिबिलिटी को, तीनों केस को रिप्रेजेंट किया गया है। और इसी प्लॉट के साथ ये पार्ट जो कि पार्ट 9 है, जिसमें कि मैंने एम्पियर सर्कुटल लॉ और इसका एक एप्लीकेशन जो है अनंत लंबाई के, अनंत लंबा धारावाही पतला चालक तार, जो कि फर्स्ट केस में पतला था, दूसरे केस में मोटा चालक तार लिया। दोनों केस के कारण हमने मैग्नेटिक फील्ड का, चुंबकीय क्षेत्र का एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया। और तीनों पॉसिबिलिटी, मोटे चालक तार के कारण धारावाही चालक तार, ये भी अनंत लंबा है, तो इसके कारण बाहर जब पॉइंट होगा तब, जब सरफेस पर पॉइंट पी होगा तब, और लास्ट में जब पॉइंट पी इस मोटे चालक तार के अंदर आ गया, थिक करंट कैरिंग वायर के अंदर आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया। और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड का तीनों केसेस में मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टेंस आर के साथ जो वेरिएशन है, पॉइंट पी का डिस्टेंस आर था, उसको हमने रिप्रेजेंट किया, जिसको एग्जाम में भी रिप्रेजेंट करने के लिए आ सकता है। तो कई बार ये पूछा भी है, तो ये 3 मार्क्स के लिए ये एप्लीकेशन इम्पॉर्टेंट काफ़ी टॉपिक है, पार्टिकुलरली फॉर CBSE 12 एग्जामिनेशन एंड फॉर सम अदर स्टेट बोर्ड्स एग्जामिनेशन एज वेल। अब अगले पार्ट में, पार्ट 10 में एम्पियर सर्कुटल लॉ का 2 एप्लीकेशन, एक सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा टोरॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सोलेनॉइड या टोरॉइड, वो भी 2 या 3 मार्क्स में, जनरली 3 मार्क्स में उसको भी पूछा जा सकता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगले पार्ट में ये पूरा एम्पियर सर्कुटल लॉ का पूरा एप्लीकेशन समाप्त हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू वेरी मच।